हेलो एवरीवन, आज हम लिक्विड स्टेट का लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड वाटर अर्थात द्रव जल की संरचना। द्रव जल की संरचना को समझाने के लिए मॉर्गन एंड वॉरेन नामक साइंटिस्ट ने एक थ्योरी दी। 1938 में उन्होंने थ्योरी दी। उन्होंने बताया कि डिफरेंट टेम्परेचर्स पर अर्थात विभिन्न तापक्रमों पर जब जल का हमने एक्सरे डिफ्रैक्शन करवाया अर्थात एक्सरे विवर्तन करवाया, मॉर्गन एंड वॉरेन ने 1938 में बताया कि डिफरेंट टेम्परेचर पर इन्होंने जल का एक्सरे डिफ्रैक्शन करवाया और एक्सरे डिफ्रैक्शन करवाकर उसका उन्होंने अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि जल अणुओं के मध्य इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्सेस उपस्थित होते हैं। एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी जब इन्होंने की जल की, तो उसमें यह पाया गया कि जो जल के अणु हैं यानी पानी के जो अणु हैं उनके मध्य इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्सेस अर्थात स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाए जाते हैं। और स्थिर विद्युत आकर्षण बल किन के मध्य पाए जाते हैं? जो कि डाइपोल्स होते हैं। और डाइपोल्स होते हैं तो जल का प्रत्येक अणु डाइपोल की तरह बिहेव करता है अर्थात द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है। तो जल के अणुओं के मध्य कौन से आकर्षण बल होंगे? द्विध्रुव आकर्षण बल यानी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्सेस जल के अणुओं में पाए जाते हैं। क्योंकि जल में क्या है? H2O, एक ऑक्सीजन एटम है और 2 हाइड्रोजन एटम है। ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन एटम की कम होती है। तो ऑक्सीजन एटम पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज अधिक होगा और हाइड्रोजन एटम पे कम होगा। तो ऑक्सीजन एटम वाला जो एंड है जल का वह नेगेटिव एंड की तरह व्यवहार करेगा और हाइड्रोजन एटम वाला जो एंड है सिरा वह पॉजिटिव पोल की तरह व्यवहार करेगा। तो इस प्रकार से जल के अणु में एक डाइपोल बन जाता है। और यह डाइपोल बनने के कारण जब 2 या 2 से अधिक जल के अणु आपस में पास आ जाते हैं तो क्या होगा? इनमें अट्रैक्शन फोर्सेस कार्य करेंगे। क्यों? क्योंकि सभी डाइपोल्स आपस में एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन फोर्सेस उत्पन्न करते हैं। तो मॉर्गन वॉरेन और कौन से साइंटिस्ट थे? 2 मॉर्गन और वॉरेन ने बताया कि जल अणुओं के मध्य इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्सेस पाए जाते हैं। और इन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्सेस जो होते हैं ये किस कारण होते हैं? क्योंकि जल एक डाइपोल की तरह बिहेव करता है और जल के अणुओं में डाइपोल अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं। और इन डाइपोल अट्रैक्शन फोर्सेस के कारण इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्सेस उत्पन्न होते हैं, स्थिर विद्युत आकर्षण बल प्रोड्यूस होते हैं। एक्सरे डिफ्रैक्शन की जो स्टडी उन्होंने की उसमें उन्होंने यह पाया कि जो लिक्विड वाटर का एक अणु है यानी जल का एक अणु है उसके चारों ओर लगभग 4 से 5 अन्य जल के अणु उपस्थित होते हैं। अर्थात एक जल के अणु का कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वयी संख्या कितनी हुई? 4 से 5 के मध्य, यानी 4 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है जल के अणु की समन्वयी संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं। ये हमें कैसे पता चला? कि हमें पता चला कि जब हमने एक्सरे डिफ्रैक्शन की स्टडी की, द्रव जल का एक्सरे डिफ्रैक्शन यानी एक्सरे विवर्तन किया, तब उसकी स्टडी में हमें पता चला कि जो द्रव जल है उसके एक अणु के चारों ओर लगभग 4 से 5 के मध्य अन्य जल के अणु उपस्थित होते हैं। और ये अणु किस रूप में उपस्थित होते हैं? टेट्राहेड्रली यानी चतुष्फलकीय रूप में उपस्थित होते हैं। और बर्फ जो होती है यह तो हो गई जल की बात। अब हम करते हैं आइस की बात। बर्फ में एक जल के अणु को केवल 4 अणु ही टेट्राहेड्रली चतुष्फलकीय रूप से घेरे रखते हैं। हमें पता है बर्फ की क्या स्ट्रक्चर होती है। आइस की स्ट्रक्चर में क्या होता है? एक जल का अणु होता है और उसको 4 जल के अणु चारों तरफ से टेट्राहेड्रली घेरे रखते हैं, समचतुष्फलकीय रूप में घेरे रखते हैं। अर्थात जो बर्फ है आइस की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो गई? आइस की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है। जबकि द्रव जल में हमने एक्सरे विवर्तन में क्या देखा? एक्सरे डिफ्रैक्शन में लिक्विड वाटर में हमने देखा कि इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितनी हो गई? 4 से 5 के मध्य होती है, यानी 4 ना होकर 4 से 5 के बीच होती है। ठीक है, तो अभी ये तो जो 2 चीज़ें हमें क्लियर हो गई कि बर्फ की कोऑर्डिनेशन नंबर, आइस की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है और द्रव जल की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से 5 के मध्य होती है।
अब जब आइस पिघलती है, जब बर्फ़ को हम पिघलाते हैं, मेल्ट करते हैं, तो क्या होगा, आंशिक रूप से इसका जो टेट्राहेड्रल केज है, चतुष्फलकीय ढांचा है, ये टूट जाता है, क्योंकि बर्फ़ पिघलेगी तो ये चतुष्फलकीय ढांचा, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला चतुष्फलकीय ढांचा था जो कि एक केज के समान था, ये धीरे धीरे टूट जाता है। और इनके बीच के स्थान में जो कि चतुष्फलकीय ढांचा था, केज था, जिसके में बीच बीच में रिक्त स्थान था, इन रिक्त स्थान में जल के अणु प्रवेश कर जाते हैं, जल के अणु आ जाते हैं। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे एक अणु को चारों तरफ से घेरने वाले अणुओं की संख्या भी बढ़ती जाती है। एक अणु को चारों तरफ से घेरने वाले अणुओं की संख्या भी बढ़ रही है, इसका चतुष्फलकीय ढांचा भी टूट गया है, और ढांचा टूटने के कारण इसके बीच के स्थान में जल के अणु प्रवेश कर जाते हैं। और इसके साथ साथ एक और कार्य होता है, क्या होता है कि साथ ही साथ दो जल के अणुओं के मध्य की डिस्टेंसेस भी बढ़ती जाती है, और इस कारण और इस प्रकार से जो सॉलिड स्ट्रक्चर है वो किस में चेंज हो जाती है, लिक्विड में चेंज हो जाती है, अर्थात लिक्विफिकेशन ऑफ आइस, यानी सॉलिड आइस का द्रवीकरण, यानी ठोस बर्फ का द्रवीकरण स्टार्ट हो जाता है, यानी शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा इसका टेट्राहेड्रल केज टूटता गया, यानी चतुष्फलकीय ढांचा टूटता गया, और इसमें द्रव के अणु प्रवेश करते गए, और साथ ही साथ एक कार्य और हुआ कि दो जल के अणुओं के मध्य डिस्टेंस भी बढ़ती गई, और इससे क्या होगा, जल का जो घनत्व है, यानी द्रव जल का जो घनत्व है वो बढ़ने लगता है, वो बढ़ता जाता है। अतः 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप से 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बीच में जल का घनत्व अधिकतम पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि टेट्राहेड्रल केज टूटता जाता है, जल के अणु प्रवेश करने लग जाते हैं, दो जल के अणुओं के मध्य दूरी भी बढ़ती जाती है, तो इस प्रकार से जल का घनत्व 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के मध्य बढ़ता जाता है, क्योंकि आइस का लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। अतः इन दोनों फैक्टर में से पहला फैक्टर, कौन सा पहला फैक्टर? जल की कोऑर्डिनेशन नंबर वाला फैक्टर। कौन सा फैक्टर? पहला फैक्टर जल का समन्वय संख्या। जल की समन्वय संख्या कितनी पढ़ी हमने? 4 से 5 के मध्य वाला फैक्टर, यह अधिक डोमिनेंट हो जाता है, ज़्यादा प्रभावी होता है, यह ज़्यादा वर्क करता है। और यदि ताप को हम और अधिक बढ़ा दें, है ना, टेम्परेचर 4 डिग्री से भी अधिक हम बढ़ा दें, तो सेकंड फैक्टर कौन सा? दो जल के अणुओं के मध्य की डिस्टेंस बढ़ जाती है, यानी ये वाला जो फैक्टर है यह फैक्टर ज़्यादा प्रभावी रहता है। तो 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य तो जो जल की समन्वय संख्या वाला फैक्टर है ना, जिनकी समन्वय संख्या 4 से 5 हो जाती है, यानी बर्फ़ की थी कोऑर्डिनेशन नंबर 4, यानी बर्फ़ के जल के अणु, बर्फ़ में एक जल के अणु के चारों ओर 4 जल के अणु होते हैं, और एक टेट्राहेड्रल केज होता है, टेट्राहेड्रल पिंजरा इसके जल के अणु के चारों तरफ होता है। और जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, 0 से 4 डिग्री तक हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो क्या होगा? टेट्राहेड्रल केज टूटता जाता है और जल के अणु इसके बीच के खाली स्पेस में घुसने लगते हैं, अर्थात इसकी समन्वयी संख्या 4 से बढ़ के 4 से 5 के बीच हो जाती है, यानी यह फैक्टर अधिक प्रभावी पाया जाता है। और अधिक टेम्परेचर जब हम बढ़ा देंगे, 4 डिग्री से भी ऊपर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो क्या होता है? सेकंड फैक्टर कौन सा था? सेकंड फैक्टर था दो जल के अणुओं के मध्य की दूरी भी बढ़ने लगती है, यह फैक्टर अधिक प्रभावी हो जाता है। और जब दूरियां बढ़ने लगती हैं तो जो क्या होगा, दूरियां बढ़ने लगती हैं तो जल का जो घनत्व है, मतलब लिक्विड वाटर का घनत्व है, उसमें डेंसिटी में कमी आ जाती है। और टेम्परेचर को और वृद्धि करने पर क्या होगा? और अधिक बढ़ाने पर जल के अणुओं के मध्य के जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वह हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने लगते हैं, और उसके बाद जल एक, यानी जो वाटर है वो एक सामान्य द्रव की भांति व्यवहार करने लगता है। तो इस प्रकार से हमने इसको समझा कि द्रव जल की संरचना मॉर्गन और वॉरेन ने इस प्रकार से संरचना को एक्सप्लेन किया। द्रव जल की संरचना को हम क्लस्टर मॉडल के आधार पे भी बहुत आसानी से समझा सकते हैं। क्लस्टर मॉडल क्या है? यह क्लस्टर मॉडल है, देखिए यह क्लस्टर मॉडल है। इस क्लस्टर मॉडल में देखो कि जल के कुछ अणु तो आपस में टेट्राहेड्रल केज यानी बर्फ के समान रहते हैं, कुछ अणु तो आपस में टेट्राहेड्रली बॉन्डेड रहते हैं, और कुछ अणु जो होते हैं वो ज़्यादा पास पास स्थित होते हैं, ये टेट्राहेड्रली अरेंज्ड नहीं होते हैं, यानी बिखरे हुए से होते हैं। तो यह क्लस्टर यानी झुंड के रूप में
रहते हैं। तो द्रव जल का क्लस्टर मॉडल क्या बताता है? क्लस्टर मॉडल बताता है कि इसके अनुसार द्रव जल के एकाकी अणुओं यानी जल के जो सिंगल मॉलिक्यूल्स हैं उनके क्लस्टर्स होते हैं। उनके क्लस्टर यानी सिंगल मॉलिक्यूल्स का क्लस्टर ये है, जल के अणुओं के सिंगल मॉलिक्यूल्स के क्लस्टर के रूप में रहते हैं। और जल के अणुओं का जो क्लस्टर है, झुंड है, उसमें जल के जो विभिन्न मॉलिक्यूल्स हैं वो टेट्राहेड्रली शेप में यानी चतुष्फलकीय आकार में लगभग आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा घिरे हुए रहते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ चतुष्फलकीय शेप में ये जल के जो अणु हैं ये आपस में चतुष्फलकीय शेप में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा चतुष्फलकीय आकार यानी टेट्राहेड्रली शेप में आपस में जुड़े हुए रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं, बॉन्डेड रहते हैं। और इन क्लस्टर्स के बीच में जो वेकेंट स्पेसेस होता है, ये तो यह हो गया जल के अणु में टेट्राहेड्रली ये बॉन्डेड होकर एक क्लस्टर के रूप में हो गया। यहाँ और ये एक दूसरा क्लस्टर हो गया टेट्राहेड्रली यानी जल के अणु का टेट्राहेड्रल क्लस्टर हो गया। और इनके बीच का जो स्पेस है उनमें जल के जो सिंगल मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के सिंगल मॉलिक्यूल्स, वो बिखरे हुए रहते हैं और सिंगल मॉलिक्यूल्स फैले हुए रहते हैं। और यह क्लस्टर्स लगातार बनते रहते हैं और टूटते रहते हैं। और इस प्रकार क्लस्टर के बनने में उनके चारों ओर फैले हुए जो सिंगल मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्लस्टर के बनने में उनके चारों ओर फैले हुए सिंगल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो भाग लेते हैं, है ना। इनके चारों ओर फैले हुए एकाकी अणु इस प्रकार से इसमें भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से यह इसकी क्लस्टर थ्योरी हो गई या क्लस्टर मॉडल हो गया द्रव जल का। तो द्रव जल की संरचना को हमने इस प्रकार से देखा कि वॉरेन और मॉर्गन ने इसकी संरचना को, द्रव जल की संरचना को समझाया, यहाँ बताया। उन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक यानी एक्सरे विवर्तन टेक्निक का यूज़ किया द्रव जल की संरचना को समझने के लिए। और उसमें मॉर्गन और वॉरेन ने क्या पाया? मॉर्गन और वॉरेन ने यह पाया कि बर्फ़ की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है, जबकि द्रव जल की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से 5 के मध्य होती है। और इस प्रकार से उन्होंने पूरी कंप्लीटली लिक्विड वाटर की स्ट्रक्चर को समझाया। आज का हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।